नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित परमार। अलर्ट भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूँ विज्ञान समिति उदयपुर राजस्थान में। इस वक्त हमारे साथ में है देश के जाने पहचाने और बहुत ही चर्चित एक चेहरा है हमारे बीच में, सामाजिक कार्यकर्ता चाहे समाज सुधारक कहें, मेघा पाटेकर जी। आज उदयपुर के दौरे पर हैं। जैसा कि आज एक कार्यक्रम था यहाँ पे, उस कार्यक्रम में आपने शिरकत करी और अपने विचार व्यक्त किए हैं। अभी हम आपसे इंटरव्यू करके जानना चाहते हैं कि आपकी जो एक लंबी यात्रा रही है, बड़ी संघर्ष की यात्रा रही है। सबसे पहले तो मैम आपका उदयपुर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। तो मैं आपसे मैम जानना चाहता हूँ कि आपकी जो यात्रा है, एक मतलब सोशल सेक्टर में आपने शुरुआत करी थी। मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा था कि आपने 60 और 70 का जो दशक था, वहीं से आपकी सामाजिक मतलब क्षेत्र में आपने काम करना प्रारंभ किया था। तो उस दौर के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो उस समय का जो दौर था वो कैसा था, कितना चुनौती भरा था, और आज आप क्या देखते हैं बदलाव? नहीं, वैसे नर्मदा आंदोलन के पहले मैं शहरी गरीब बस्तियों में तो मुंबई में काम कर ही रही थी जी। और उसके भी पहले विद्यार्थी दशा में भी हम लोग राष्ट्र सेवा दल नाम के समाजवादी विचारधारा के युवा संगठन में थे जी। और इसलिए हर छुट्टी हमारी ग्रामीण क्षेत्र में जाती थी जी। और नर्मदा आंदोलन जो शुरू हुआ उसको अभी 38 साल पूरे हुए हैं। जी। इस पूरी संघर्ष यात्रा में हमने जो महसूस किया है वो यही कि जन आंदोलन का यानी अहिंसक सत्याग्रह का साथ दिए बिना आदिवासी, दलित, किसान, मजदूर इनके ऊपर जो आघात हो रहे हैं, जो समस्याएं वो भुगत रहे हैं, अधिकारों का हनन होता है, उल्लंघन होता है, उनके आजीविका के आधार जल, जंगल, ज़मीन जैसे छीने जाते हैं या बर्बाद किए जाते हैं, शहर की बस्तियों का विस्थापन होता है, ये सब के सामने लड़कर ही वो अपना सफलता पा सकते हैं। और जब ये संघर्ष होता है तब उनको बहुत ही सशक्ति तो उनकी होती है, उनमें जीवटता होती है, महिलाओं में खास होती है जी। लेकिन जो योजना आती है, जो सरकार गलत भ्रष्टाचार या अत्याचार या भ्रष्ट विचार थोपती है, उसका अभ्यास और उसके लिए हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का एक कैटेलिटिक रोल, एक मध्यस्थी का एक भूमिका, ये बहुत महत्व का होता है। और जब सरकार संवादशील होती है, जैसे पहले की केंद्र की सरकार थी, तो जन संघर्षों से संवाद निकलता है और संवाद से कुछ कानून निकलता है, कुछ निर्णय होता है। आजकल वो नहीं हो रहा है। आज की केंद्र सरकार केवल परिवारवाद का विरोध करती है, पर खुद परिवारवाद का ही पालन करती है, उनके ही अपने लोगों से बातचीत करती है। और हमने जो देखा है देश में आज जो जल, जंगल, ज़मीन पर आघात है, वो बहुत ही भयावह असर ला रहा है। वो केवल एक क्लाइमेट चेंज नहीं है, इसमें आर्थिक और पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज है, गैर बराबरी ला रहा है, विस्थापन ला रहा है, पर्यावरणीय विनाश भी विस्थापन लाते हैं। मैम, मैंने पढ़ा था, जैसे अभी थोड़ा मतलब हटकर है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था आपराधिक प्रबंधन को लेकर भी आपने मतलब शुरुआत में कुछ काम किया है। समाज में जिस तरह से आज के समय में जो अपराधों की प्रवृत्ति जिस तरह से बढ़ रही है और उसको रोकने में कहीं न कहीं अभी जैसे एनसीआरबी के डेटा भी कह रहे हैं कि अपराधों में बहुत तेज़ी से मतलब वृद्धि हुई है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या सरकारें नाकाम रही है या उनकी ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग में कहीं कमी है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब अपराध अलग अलग प्रकार के हैं जी। एक तो भ्रष्टाचार है, हाँ। वो भी अपराध ही है जी। हमने नर्मदा में भ्रष्टाचार पुनर्वास के नीति में और उसके अमल में जो निकाला जी। उससे 1600 फर्जी रजिस्ट्रियां हमने साबित की। हाँ। इसमें सूचना का अधिकार कानून भी काम आया और हमारे किसानों के कार्यकर्ताओं के एक समुदाय ने एक एक जगह जाकर एक एक कागज़ निकाल कर, फिर मैंने हाईकोर्ट में केस खुद लड़ी, वो मेरी पहली केस थी। और हमने देखा कि जो आयोग नियुक्त हुआ उसके सामने हमको 7 साल तक लड़ना पड़ा, पर उससे जो हमने साबित किया है उसके ऊपर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। ये क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं दलाल ये जो करते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनमें अधिकारियों भी शामिल होते हैं और सरकार का आशीर्वाद रहता है। दूसरे प्रकार के जो अपराध हैं वो सरकार जो झूठे प्रकरण दाखिल करते हैं वही है, वो सही अपराध नहीं होते हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर करते हैं। और इसके सामने जब हमको लड़ना पड़ता है तो हम लोगों को सच्चाई से पेश आना है। अगर जांच करते हैं कोई झूठा आरोप लगाकर तो हम डरते नहीं हैं, हम कहते हैं करो जो करना है करो और आगे बढ़ते हैं।
तीसरा जो है वो है विकास के नाम पर जो कानूनों का या न्यायालयीन आदेशों का उल्लंघन होता है वो है। हम लोगों को इसको चैलेंज देना भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी राजस्थान में देखिए, नीमका थाना में रेत खनन, क्रशर्स, इसके खिलाफ हमारे कैलाश मीणा जी अपनी बहनें, स्थानिक भाई सबके साथ लड़ रहे हैं। हमारे कोटपुतली ज़िले में जो जोधपुरा गांव है उसके साथी, और वहाँ 7-8 गांव हैं जिन पर ऐसा असर हो रहा है, तो वो किसान, वहाँ की महिलाएं भी साल भर से धरने पर बैठी है अल्ट्राटेक सीमेंट माइनिंग और सीमेंट फैक्ट्री के सामने, क्योंकि उनके घर ध्वस्त हो रहे हैं, सबकी आजीविका खतरे में है। और ये जो हो रहा है उससे राजस्थान का पानी, राजस्थान की खेती भी बर्बाद हो रही है। तो जब ये ऐसे कानूनी अपराध करते हैं तो माफिया तो सहजा सहजी मानने नहीं देती हैं सरकार को, और सरकार को वो ही कहीं ना कहीं अपनी लूट का एक हिस्सा देते हैं जो चुनाव में काम आता है। इसलिए आसानी से नहीं सफलता मिलती है, पर जीवटता के साथ लड़ने से ही, अभी जैसे नीमका थाना में वन विभाग ने एक आरक्षण का ये किया है, और उससे जब वो क्षेत्र आरक्षित होगा तब जाकर 340 खदानें बंद होगी, तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, वहाँ जीने का अधिकार मिलेगा लोगों को। पर जब तक अल्ट्राटेक जोधपुरा का पुनर्वास भी नहीं करती है और क्रशर्स भी दूर नहीं लेती है गांव से, तब तक उनके स्मशान ध्वस्त किए, उनके पहाड़ ध्वस्त किए, उनके खेती ध्वस्त की है, पर उनकी आबादी और उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित करते रहेंगे, तो कैसे लोग रुकेंगे आंदोलन करने के सिवाय। मैम, सरकार के मतलब कुछ इस तरह के आरोप रहते हैं, जैसे संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात भी बोली कि भाई ये बुद्धिजीवी लोग हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये आंदोलनजीवी हैं एक तरह के। एक तो ये बड़ा आरोप तो अर्बन नक्सल भी कहा, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर इस तरह पे आरोप लगे। दूसरा, अर्बन नक्सल्स को लेकर भी टिप्पणी की गई है। आप ग्राउंड लेवल पे आपने काम किया है नर्मदा बचाओ आंदोलन में, जहाँ बांधों के निर्माण के खिलाफ मतलब आपको बोला जाता है कि भाई ये विकास के विरोध में काम करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये उपाधि तो बहुत देते हैं, कुछ हमें मंजूर होती है, कुछ ना मंजूर होती है। बिल्कुल। आंदोलन जीवी तो हमको बहुत अच्छी उपाधि लगती है। आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है, और आंदोलन के सिवाय जी नहीं सकते हैं, ऐसे ही लोग लड़ते हैं, तो हम आंदोलन जीवी हैं। लेकिन अर्बन नक्सल ये तो हास्यास्पद उपाधि है, क्योंकि नक्सलाइट्स कभी अर्बन होते ही नहीं थे, शहरी। शहर के कुछ बुद्धिजीवी उनको समर्थन देते होंगे। हमको तो नक्सलाइट्स नहीं मानते कि हम उनके परिवार के साथी हैं, तो मोदी जी कैसे मानते हैं? ये तो केवल एक बदनाम करने की कोशिश होती है जो हर आंदोलन भुगतता है। किसान आंदोलन को खलिस्तानी पाकिस्तानी कहा, तो हमने नारा दिया, न खलिस्तानी न पाकिस्तानी, हम सब हैं हिंदुस्तानी। तो ये तो कोई डरने की बात नहीं, हमारी न डरेंगे न डराएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन ये जो सब हो रहा है आज देश में, उसमें जन आंदोलनों से सरकार डर रही है, राजनेता डर रहे हैं, इसलिए उनको एक बदनामी नहीं, केवल दमन करके ख़त्म करने की एक साजिश चलती है। और इसको सामने अहिंसक सत्याग्रह, यही हमारा जवाब रहता है। हम लोग देखते हैं कि जो ये हिंसा का आधार लेते हैं, वो जाति और धर्म के नाम पर भी लेते हैं, तो उनको हिंसा से कोई दिक्कत नहीं होती है। वो दमन और अत्याचार आंदोलनकारियों से वो अहिंसक होते हुए भी करते हैं। तो ये सब जो बातें वो आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग लेकिन ये देखते हैं कि इसको जवाब देने के लिए हम लोगों को एक हिम्मत से पेश आना ज़रूरी होता है। और सत्य है, वो समाज के गांव गली में पहुंचाना, यही हमारे सामने एक चुनौती रहती है। अब बड़े बांधों की आप बात कर रहे हैं, आज क्या स्थिति है बड़े बांधों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? जिस अमेरिका के टेनेसी रिवर वैली प्रोजेक्ट के आधार पर भारत में दामोदर वैली से बड़े बांध बांधने की शुरुआत हुई, और भाखरा नांगल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पहले आधुनिक मंदिर कहा, लेकिन आज की स्थिति आप देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ ही सालों के बाद ये कहा कि ये डिसीज ऑफ जाइजेंटिसिज्म, यानी महाकाय योजनाओं की ये बीमारी है जिसको हमको ख़त्म करके छोटे बांध बांधने चाहिए। और अमेरिका ने अभी 1951 बांध तोड़ दिए हैं। 1994 से अमेरिका ने बड़े बांध बांधना बंद किया, और जो डैनियल बियर्ड मुख्य थे उस विभाग के, वो मैं वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स की कमिश्नर भी थी, 12 कमिश्नर्स में से,
तो वो मेरे साथ एक 1-to-1 मीटिंग कर चुके और उन्होंने ये समझाया था कि मैडम केवल एक फिश साल्मन नाम का बचाने के लिए हम नहीं रोक रहे हैं, पूरे आर्थिक लाभ हानि को देखकर हम रोक रहे हैं। तो यूरोप के देशों ने भी अभी 4000 से ज़्यादा बांध तोड़े हैं और नदियों को खुला कर दिया है, क्योंकि नदियों को अविरल और निर्मल बहने दो। ये केवल गंगा के बारे में मांग नहीं है, गंगा के में तो शुद्धिकरण के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च किए हैं, व्यर्थ गए हैं। लेकिन हर नदी को अगर आपको बचाना है, एक जीवित इकाई होती है नदी। तो आज हम लोगों ने एक विधेयक का मसौदा भी बनाया है, नदी सुरक्षा और पुनरुज्जीवन विधेयक, जो हम लोकसभा राज्यसभा में अभी पेश करने जा रहे हैं। और इसमें ब्रह्मपुत्रा से लेकर कावेरी कृष्णा तक सभी नदियों के प्रमुख साथी जो अनुभवी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, जो शोधकर्ता है, वो सभी शामिल हो रहे हैं। तो हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं। और सरदार सरोवर नाम के बांध को जो जिसका राजनीतिकरण हुआ, इसीलिए वो हर बार लाभदायक बताते रहे। आज ये साबित हुआ है कि 4200 करोड़ के बदले 90,000 करोड़ बांध पर खर्च हुआ। और जिस कच्छ और सौराष्ट्र के लिए ये बांध का समर्थन किया जाता था, वो गुजरात की राजनीतिक हित संबंधों की बात थी। कच्छ के एक भी किसान को इन्होंने सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया, वहाँ छोटी नहरें बांधी नहीं। और ये चुनाव में आरोप लगाया मुझ पर भी, हमारे आंदोलन पर भी, कि हमने कच्छ के पानी जाने से रोका। बिल्कुल नहीं, कच्छ में पानी पहले ले जाओ, ये हमारा कहना था। अगर विस्थापितों को त्याग करना ही पड़ेगा तो उनको पहले आप पानी पिला दो। लेकिन इन्होंने कच्छ में पानी कभी का पहुंचने के बाद भी अदानी के पोर्ट्स को पानी दिया, जिंदाल स्टील को पानी दिया, गांधीधाम जैसे कुछ शहरों को पानी दिया, पर एक भी किसान को पानी नहीं दिया। और ग्राम पंचायत को भी ऐसी कीमत लगाकर पानी देने लगे कि बहुतांश ग्राम पंचायतों ने पानी लिया ही नहीं। सबसे ज़्यादा कोका कोला कंपनी को पानी दिया। आज गुजरात वोट्स नहीं देगी, ये उनको जब समझ में आया, तब उन्होंने हमको टारगेट करके एक गलत प्रचार किया, जो आज पूरा ध्वस्त हो चुका है। और उन्होंने जो लेवल्स में गड़बड़ी की थी, वो आज साबित हो चुकी है। मध्य प्रदेश के भी 150 गाँव में नुकसान हुआ। और प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए उन्होंने गेट्स नहीं खोले। जब गेट्स खोले दूसरे दिन, तो बहुत देर हो चुकी थी। 18 लाख क्यूसेक्स पानी बांध के नीचे वास में गया, जिसने गुजरात के भरूच, अंकलेश्वर जैसे शहर, हजारों एकड़ खेती, तीर्थ वहाँ के जो परिक्रमावासी चलते हैं, वो सब ध्वस्त कर दिए। आप राजस्थान में अभी उदयपुर के दौरे पर हैं, लेकिन उदयपुर शहर के अगर चारों ही तरफ हम देखते हैं तो यहाँ एक अरावली पर्वतमाला है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और इसका जिस तरह से खनन बढ़ रहा है, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पर्यावरण के क्षेत्र में भी आपने वन्य जीवों के लिए भी काम किया है। किस तरह से देखते हैं इस तरह के विकास को आप? देखिए, ये जो माइनर मिनरल्स बोलते हैं, गौण खनिज, इसका गौण परिणाम होता है, ऐसा सालों से मानकर चलते आए हैं राजनेता और अधिकारी। लेकिन 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया फरवरी में, वो इस कारण आया कि जयराम रमेश जैसे एक संवेदनशील और अभ्यासपूर्ण जो अधिकारी बन गए, तो उन्होंने एक मंत्री के नाते एक्सपर्ट से एक अध्ययन करवाया और उस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि कोई भी खनन गौण खनिज का बिना मंजूरी नहीं हो सकता है। लेकिन आज जो मंजूरी ली जाती है राज्य स्तरीय 50 हेक्टर तक, बाकी केंद्र स्तरीय, तो उसकी शर्तों का पालन नहीं होता। और अवैध रेत खनन या अवैध क्रशिंग जो चलता है, अवैध माइनिंग जो होता है, उसके कारण पूरी पर्यावरणीय इकाई जो होती है वो ध्वस्त होती है। अरवली का यही होने वाला है। अरवली के बारे में कैलाश मीणा जी ने भी बहुत अभ्यास किया है। और अरवली जैसा पहाड़ भी धंसेगा नहीं, लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये तो निश्चित है। और ऐसे ही उत्तराखंड का हुआ है, इसीलिए जोशीमठ धंस रहा है, इसीलिए अभी जो अंदर मंदिर मजदूर जो सुरंग में अटके थे, वो मंदिर वहाँ डूब गया, इसके कारण नहीं, ये झूठ है। आज आप उदयपुर के दौरे पर आए, कार्यक्रम में मतलब शामिल हुए हैं, क्या उद्देश्य था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये तो हिम्मत सेठ जी जो बरसों से समता संदेश नाम का एक पत्रिका ही नहीं चला रहे हैं, पर एक समाजवादी विचारधारा का कार्य कर रहे हैं, जो कभी हिंदुस्तान जिंक में श्रमिकों के संगठन के नेता भी थे
और उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया और वो समाजवादी विचारधारा के सभी के साथ जुड़े रहते थे और वही संदेश सांप्रदायिकता के खिलाफ, समता न्याय के पक्ष में, संविधान के आधिकारिक पक्ष में देते रहे। तो उनका ये आयोजन था। उनका सच का सामना किताब का तो प्रमोचन था ही, विमोचन था ही, लेकिन उसके साथ साथ मधु दंडवते जी जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, योजना आयोग के सदस्य भी रहे, उन्होंने बहुत सारा कार्य किया और नामवंत समतावादी, सादगीवादी बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, दोनों के जन्म शताब्दी के समय पर ये एक कार्यक्रम रखा गया था जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी बातें रखी। जी।